हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज पढ़ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो कंप्लीट वन शॉट में यहाँ पे एमसीक्यू सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में है। और अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। अब बस लगभग 2 से 3 चैप्टर और बचेंगे इस चैप्टर को करने के बाद, तो उसको भी हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। एग्जामिनेशंस के 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट आप लोगों का होने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए इसको ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करते हैं, अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू वही सारा इंट्रोडक्शन है, तो इसको ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे। अच्छे तरीके से बस लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा, एक शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डज इट इंडिकेट हैविंग अ हायर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब किसी रिएक्शन में अगर जो भी हमारा इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, अगर उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हायर है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ पूछा गया है। रिएक्शन अकर फास्टर, क्या रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज फास्टर, बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर होगा, या फिर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, या और यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन में भी स्लोअर देन यूजुअल, जितना होना चाहिए उससे कुछ कम। वैसे हिंदी में है कि उच्चतर यहाँ पे साम्यावस्था स्थिरांक क्या संकेत देता है कि अभिक्रिया तेजी से होती है या फिर पश्चगामी अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है। पश्चगामी और अर्धवर्ती दोनों अभिक्रियाएं समान होती है या फिर अभिक्रिया सामान्य से धीमी हो जाती है, जितना भी उसका होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो क्या बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज़्यादा आपका होता है, तो ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ वेरी हाई, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ मच हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का होगा वो मच हायर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के तुलना में। दैट इज मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब उसमें क्या होगा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, तो उसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखें, तो इसका जो हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे, तो वही चीज़ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जिस कारण से ही हम लोगों का जो यहाँ पे आंसर जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मतलब रिएक्शन अकर फास्टर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ वहाँ पे ज़्यादा बनेगा, तो जिस कारण से हम लोगों का रिएक्शन भी फास्टर हो। क्योंकि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है वो कंप्लीट कब होगा, जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड हमारा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हायर रहेगा, तो उसका प्रोसीड जो होगा रिएक्शन का वो आपके प्रोडक्ट के साइड ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्शन अकर होगा फास्टर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन इंक्रीज, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का, कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो देख सकते हो ऑप्शन दिया, आल्सो इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का अगर वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो अगर इनिशियल है तो कहीं ना कहीं उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका जो है इंक्रीज करेगा। वैसे हिंदी में है कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ती है तो साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। बढ़ जाता है, घट सकता है, या फिर स्थिर रहता है, या फिर बढ़ या घट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट विथ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो जिस कारण से अगर हम लोग यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो रिमेन्स कांस्टेंट आपका रह जाएगा, क्योंकि उसके बढ़ने से वहाँ पे कोई भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया था कि फॉर द रिएक्शन H2 गैस यहाँ पे है, Br2 गैस रिएक्टेंट के साइड है, यहाँ पे 2HBr कुछ इस तरीके से बन रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज 0.04, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है वैल्यू उसका। देन व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये चीज़ है, तो ये जो हमारा रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये चीज़ पूछा है।
वैसे हिंदी में भी वही सारा चीज़ है कि अभिक्रिया ये जो आपका दिया है इसके लिए संतुलन स्थिरांक इतना दिया है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हिंदी में संतुलन स्थिरांक कहते हैं। तो प्रक्रिया ये इस रिएक्शन के लिए दिया है इतना, तो इसके लिए हम लोगों का क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर रिएक्शन हम लोग देखें, अगर देख लीजिए यहाँ पे, तो फर्स्ट रिएक्शन अगर इसको आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपका H2 गैस Br2 गैस मिल रहा है और 2HBr बन रहा है, तब जाके हमारा K का वैल्यू इतना है, मतलब K इक्वल टू हमारा कितना होता है HBr, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन में होता है ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में हमारा HBr है, जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है वो चला जाता है पावर में इस तरीके से, तो H2 अपन में Br2, ये तो हो गया इस रिएक्शन के लिए, तो K का वैल्यू इतना दिया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है जस्ट इसका क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसी का जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, तो हम लोग K को 1/K भी लिख सकते हैं क्योंकि रिवर्स यही होता है। तो अगर 1/K अगर लिखेंगे और K का वैल्यू इसके लिए 0.04 था, तो 1/0.04 देखिए यहाँ पे लिखा भी। तो इसका यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, जिस कारण से ही यहाँ पे हम लोगों का अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा 25। कैसे हुआ, अगर इस रिएक्शन को देखें तो इतना K का वैल्यू दिया था, लेकिन वही देखें कि ये रिएक्शन जस्ट इसका रिवर्स है, इसलिए K हमारा क्या बन जाएगा, 1/K बन जाएगा, और K का वैल्यू इतना था तो 1/0.04 करेंगे तब जाके हम लोग का 25 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको आपको बस पहचानना होता है कि रिएक्शन क्या किस तरीके से चल रहा है, कभी स्क्वायर हो जाएगा, कभी पावर में कुछ भी जा सकता है, या फिर अभी जो बटा वाला हुआ वो चीज़ हो गया, या फिर आपका रिवर्स में दिया रहे तो उसको फिर उसको चेंज करके बना सकते हैं, मतलब बहुत तरह का यहाँ पे इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। बस आप इस रिएक्शन को, इन जो भी यहाँ पे रिएक्शन रहेगा उसको आप देख सकते हैं, कभी कभी आपका स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो आप उसको पहचान सकते हैं, इस वजह से आपको पहचान के करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, कहता है इफ़ द केमिकल रिएक्शन इज, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ये दिया है, इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, कहता है देन व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन था ये आपका दिया था, इसके लिए K यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, तो इस ये जो यहाँ पे रिएक्शन दिया है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या होगा, ये चीज़ पूछा है, ठीक। वही चीज़ हिंदी में यदि रासायनिक प्रतिक्रिया ये चीज़ है, इसके लिए K का वैल्यू इतना है, समयावस्था स्थिरांक, तो यहाँ पे जो NAA और NBB NCC NDD के लिए यहाँ पे क्या होगा, समयावस्था स्थिरांक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो चीज़ पूछा है। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को हम लोग देखें, अगर इसका K का वैल्यू हम लोग लिखना चाहें इस रिएक्शन के लिए, तो K बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या बताए थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट आपका C है और C का पावर में चल गया यहाँ पे C, यहाँ पे D है, D का पावर में D, इस तरीके से ये चला, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। वहीं पे इस इक्वेशन के लिए अगर देखें, ये हमारा जो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है इसके लिए, तो इसमें अगर अब हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से C का पावर C तो इसके लिए चला जाएगा, और आगे में भी N है तो इसका पावर में N चला जाएगा, और D का पावर में D कुछ इस तरीके से, इसका पावर N, ओवरऑल जब इसको करेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट कर पूरा सब में आपका N हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप लिखा भी गया है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर A का पावर N और अगर B का पावर N है तो इसको हम लोग A/B का पावर में N इस टाइप से लिख सकते हैं। तो उसी आधार पे यहाँ पे जो भी हमारा ये अंदर वाला टर्म आया, इसका पावर में N था, इसका पावर में N, तो ओवरऑल इसको अंदर वाला रखें, ओवरऑल में इसको कर दिए N। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 से क्या जान रहे हैं, इक्वेशन 1 से ये चीज़ जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ वैल्यू अंदर में है तो ये पूरा का पूरा हम लोग क्या जान रहे थे, K जान रहे थे, तो K का पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर में N है। और इक्वेशन 1 से ये चीज़ हमारा आया, क्योंकि देख लीजिए ये और ये लगभग क्या पूरा का पूरा सेम है, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, K लिख दिए, इसका पावर में N कुछ इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। इस वजह से आपका बनता है हमेशा, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देख लीजिएगा, वही आप लोगों को वहाँ तक ले जाएगा कि किस तरीके से आपका क्या किससे मैच कर रहा है। तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसके लिए पूछा है कि बोथ Kp और Kc क्या होगा, ठीक है। वही चीज़ बोला कि क्या इक्वल होगा, यस, कैन नॉट से, नो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वैसे हिंदी में भी कि यहाँ पे निम्नलिखित जो आपका समीकरण दिया है उसके लिए Kp और Kc क्या दोनों बराबर होगा, ये चीज़ पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग को Kp और Kc दोनों निकाल के हम लोग को वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस ये जो हमारा है रिएक्शन है, इसके लिए अगर Kc का बात किया जाए
तो एक तो आपका देख सकते हैं KC है, एक आपका P है, जहाँ पे C आपका एक तो आपका कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहा है, एक आपका प्रेशर के लिए कर रहा है। तो प्रेशर हमेशा गैसियस जो आपके सब्सटेंस होंगे उसके लिए लगेगा, कंसंट्रेशन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर KC का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे निकालना रहे तो प्रोडक्ट अपॉन होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए ये हम लोग का रिएक्शन था और ये कुछ इस तरीके से KC का वैल्यू यहाँ पे लिखे, ये हमारा KP का वैल्यू है, ठीक है। कैसे लिखे हैं, ये आपका रिएक्शन है प्रोडक्ट का और अपॉन में रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट में ये चीज़ है H2 गैस और Br2 गैस, कुछ इस तरीके से ऊपर में लिख दिए, और नीचे HBr है, इसका कोफिशिएंट में यहाँ पे 2 है जिसके कारण इसका स्क्वायर में चला गया, कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा KC के लिए जो कि कंसंट्रेशन के टर्म में। और जब भी हमारा यहाँ पे प्रेशर के टर्म में रहेगा तो पार्शियल प्रेशर में हमारा चला जाएगा। बस यहाँ पे जहाँ पे H2Br2 है बस वहाँ पे P आपको लगा देना है ताकि वो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ दिखाना है, हर जगह यहाँ पे P लगा देना है। और प्रेशर का जब भी यहाँ पे हम लोगों का KP के हिसाब से आएगा तो यहाँ पे हम लोग KP और KC में एक रिलेशन जानते हैं कुछ इस तरीके से कि KP इक्वल टू होता है, ये हम लोग जानते हैं KP इक्वल टू KC और RT का अंदर में RT इस तरीके से लिख सकते हैं, RT का पावर डेल्टा NG। तो डेल्टा NG हम लोग कैसे जानते हैं कि जो भी गैसियस यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका वहाँ पे मोल को क्या करना है, प्रोडक्ट से हम लोग को घटा देना है रिएक्टेंट को। तो प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट को घटाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साइड देख लीजिए कितना गैसियस है, 1 और 2, तो 2 में घटाएंगे, इधर 2 है तो 2 में 2, तो यहाँ पे 0, जिस कारण से अब यहाँ पे अगर डेल्टा NG के जगह पे, ये तो बस एक रिलेशन बता दें कि कुछ इस तरीके से आपका प्रेशर को लिखा जाता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा NG का वैल्यू यहाँ पे 0 है, जिस कारण से ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो गया, और 1 को अगर KC से गुना करेंगे तो इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे KC और KP जो है इक्वल देखने को मिलेगा। मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसी वे में आपको निकालना है KP KC, ठीक है। KP बराबर KC हमेशा लिख देना है और डेल्टा NG आप लोगों को निकाल लेना है जो कि आपका मोल जो है गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से घटा के वहाँ पे निकलेगा। और इसके जगह पे जो भी पुट होगा उस आधार पे हम लोग KP और KC को दिखाएंगे, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये चीज़ बराबर है, तो जिस कारण से हम लोग को आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। हाँ, ये दोनों बराबर है, कौन कौन, KP और KC, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ दूसरा रहता तो उसके लिए जिस हिसाब से वहाँ पे हमारा आता उसको हम लोग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस, नाइदर होमोजीनियस नोर हेट्रोजीनियस, या फिर बोथ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी है, सारा चीज़ लिखा गया है, देख सकते हैं। समांग समय व्यवस्था है, विषमांग संतुलन है, ना तो सजातीय और ना विषमांगी है, या फिर सजातीय और विषमांगी दोनों है। तो इस रिएक्शन पर अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली रिएक्शन पूरा का पूरा यहाँ तक गया है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे 2 बार हो गया, ये इसको नहीं ध्यान दीजिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही रिएक्शन है, देख लीजिए यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा हो गया, ऊपर वाला में देख लीजिए इसमें सही तरीके से दिखाया है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गैसियस भी यहाँ पे हो रहा है, सॉलिड भी हो रहा है, गैसियस तो यहाँ पे है ही। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टर्म लिखा गया है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहेंगे जिसमें ऑल स्पीसीज जो है सेम फेज में रहेगा, या तो सॉलिड में, सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड में, गैसियस है तो गैसियस में। लेकिन ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने के कारण ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्योंकि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है कि ऑल स्पीसीज नॉट इन सेम फेज, सेम फेज में वहाँ पे नहीं रहेगा, कोई गैसियस में है तो कोई लिक्विड में, कोई सॉलिड में। तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का अगर ये इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का चला जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस में क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही फेज में यहाँ पे बेसिकली आपका उसका नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं गैसियस में भी है, सॉलिड में भी है, ये तो गैस में है, तो 2 यहाँ पे मिल गया। अगर यहाँ पे सेम रहता, मान लीजिए सारा यहाँ पे गैसियस में रहता, तब वो हम लोगों का जाता किस में, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। तो बस वो पॉइंट आप लोग याद रखिए, इस टाइप का जब भी अगर पूछे तो आप लोगों को क्या देखना है कि वहाँ पे फेज आपको देख लेना। अगर फेज सेम है तो होमोजीनियस में जाएगा, फेज अगर डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस में जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ KC ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ये जो यहाँ पे इक्वेशन आपका दिया है इसके लिए KC का यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो KC बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट के साइड कौन कौन है, तो और एक चीज़ और रखिएगा, जब भी आपका
कुछ इस तरीके से सॉलिड और लिक्विड होगा तो उसके लिए वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड है उसके लिए तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो अब हम लोग का एक्वस सिर्फ यहाँ पे बच गया। तो एक्वस एक तरफ 2 AgNO3, एक तरफ HNO3। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या है, AgNO3। तो AgNO3 का कंसनट्रेशन ऊपर में लिखेंगे और उसका पावर में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। इधर HNO3 का बटा में आ जाएगा और उसका पावर में 2। तो उस टाइप का कहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, तो उस टाइप का हम लोगों को दिख रहा है इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 में ही, ऑप्शन नंबर 1 में ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो जिस कारण से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको निकालना होगा। तो जिस कारण से जिसमें भी हमारा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग का यहाँ पे है, तो इसी का हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ए नंबर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बस प्रोडक्ट और अपॉन में कर देना है रिएक्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ Kc ग्रेटर देन 10⁻³ इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ से बड़ा है तब यहाँ पे क्या होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट डोमिनेंट, रिएक्टेंट डोमिनेंट, इक्विलिब्रियम या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। इस हिसाब से अगर आपका जो भी आएगा क्वेश्चन तो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका Kc का वैल्यू 10⁻³ से, वहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, तो 10⁻³ से अगर ज़्यादा हो जाएगा Kc का वैल्यू, तब रिएक्शन प्रोसीड करेगा नियरली टू कंप्लीशन, मतलब वो प्रोडक्ट की तरफ ही ज़्यादा जाएगा, मतलब कंप्लीशन की तरफ, जिधर प्रोडक्ट की तरफ ही हमारा कंप्लीट होता है तो वो उधर जाना चाहेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे देख लीजिए कि Kc का वैल्यू अगर लेस देन होगा 10⁻³ से, ठीक है, क्या होगा, Kc का वैल्यू अगर लेस देन होगा 10⁻³ से, तो रिएक्शन हैज़ वेरी लेस टेंडेंसी टू गो इन कंप्लीशन। तो इसके पास क्या होगा कि टेंडेंसी बहुत ही कम होगा कि वो प्रोडक्ट के साइड आपका जो है रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। हो सकता है बीच में ही रुक जाए या फिर पीछे ही रह जाए। ठीक है, तो ये हो गया कब, जब Kc का वैल्यू 10⁻³ से छोटा होगा, या फिर बोले कि 10⁻³ ज़्यादा होगा, वहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो लास्ट है, उसके बाद आपका हो जाएगा, इसमें आंसर आप आसानी से कर लोगे। तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ Kc इज़ इन द रेंज ऑफ, देख लीजिए 10⁻³ से और 10⁻³ तक के अगर इस रेंज में है, देन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन, दैट इज वी कैन से डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जब भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है कि उसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का एप्रिसिएबली क्या होता है, लगभग वहाँ पे सेम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो Kc का वैल्यू जब इस रेंज में लाइक करता है, एक तो हम लोग देखें कि Kc का वैल्यू 10⁻³ से अगर ज़्यादा होता है तब तो वहाँ जानते हैं हम लोग की कंप्लीशन की तरफ जाएगा। वहीं पे Kc का वैल्यू अगर छोटा होगा 10⁻³ से, ठीक है, तब वो हम लोगों का कोई भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा, हो सकता है बीच में रुक जाए। और अगर इस रेंज में होगा Kc का वैल्यू -3 से 3 तक, ठीक है, एक तो ज़्यादा वाला है, एक कम वाला है, और अगर इस रेंज में आपका होता है तो वहाँ पे हम लोगों का डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, Kc ग्रेटर देन है 10⁻³ 10⁻³ से ज़्यादा है, तो जिस कारण से ये हम लोगों का चला जाएगा कहाँ पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे हम लोग का जो है कुछ इस तरीके से डी नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मतलब गतिशील साम्यावस्था की तरफ ये आपका चला जाएगा। वही अगर सिर्फ 10⁻³ के जगह पे 3 रहता तो वो कंप्लीशन की तरफ जाता, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा आपका होता। ठीक है, इस तरीके से बस ये पॉइंट याद रखिए, इसलिए सब सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस भी कर दिया। जो भी आपके एग्जामिनेशन में रहे उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि फॉर अ रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कुछ इस तरीके से। इस रिएक्शन के लिए विच इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, द Qc इज़ गिवन एज। तो Qc का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो Qc का वैल्यू क्या है, वही सारा चीज़ हो जाएगा जो हम लोग प्रोडक्ट और अपन में रिएक्टेंट वाला। तो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट वाला कहाँ पर है, C⁻C D⁻D और यहाँ पे A चीज़, मतलब बी नंबर यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए सारा जो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट, बस सीधा सिंपल याद रखना कि आपका कुछ इस तरीके से जो भी कांस्टेंट वहाँ पे होता है उसका प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट से हम लोग लाते हैं। तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही देखना पड़ता है। तो जो बातें यहाँ पे हो रही है उसको आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं
और अच्छे तरीके से आप इन सभी को ध्यान से देखिएगा। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज़ में पूरा का पूरा आपका चैप्टर का रिवीजन साथ के साथ इस टाइप से क्वेश्चन ही इसको सेट किया गया है कि आपका पूरा का पूरा इसमें चैप्टर भी रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। और इससे बाहर तो आएगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर को इसी के अंदर कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब QC ज़्यादा होगा KC से। QC देख लीजिए, एक टर्म यहाँ पे QC, एक आपका KC। KC आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और QC आपका कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो वही बोला कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तब यहाँ पे क्या होगा, QC डिक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम, इंक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कैन नॉट से। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 से 3 पॉइंट है, इसको आप लोग रखिएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि QC अगर लेस देन है KC से, ठीक है, KC से अगर QC छोटा है, जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो छोटा है KC से, तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो वो क्या करेगा कि प्रोडक्ट के साइड जाएगा इक्विलिब्रियम को क्या करने के लिए, रीच करने के लिए, इक्विलिब्रियम को पहुंचने के लिए। या फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि QC ग्रेटर देन KC, अगर KC से QC का वैल्यू ज़्यादा होगा, यही चीज़ हम लोग को पूछा है। तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए, इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए ये क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, मतलब जहाँ आपका जिधर रिएक्शन आपका चल रहा था जस्ट उसके अपोजिट चलने लगेगा। और अगर QC और KC दोनों बराबर हो जाएगा तो उस हिसाब में हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अगर दोनों तरफ बराबर है तो अब तो हमारा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, तब उसको तो उसमें आपका चेंज करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट के साइड जाए या तो रिएक्टेंट के साइड जाए। अगर कम होगा तो प्रोडक्ट के साइड जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट के साइड जाएगा। अगर मतलब दोनों साइड में कहीं ना कहीं तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। तो यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो QC का वैल्यू हमारा KC से ज़्यादा है, इस हिसाब से हम लोग का रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, मतलब QC जो है डिक्रीज़ करेगा कहाँ तक जाने के लिए, इक्विलिब्रियम तक। तो यहाँ पे QC कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा तभी वहाँ पे वो आपका इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा। इंक्रीज तो नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर QC का वैल्यू कम रहता तब जाके हमारा वो आगे की ओर जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया देख लीजिए यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम KC इज, इक्विलिब्रियम पर KC क्या होगा, अभी हम लोग देखें QC इक्वल टू KC, मतलब इक्वल हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट का, KC इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे कौन सा देख रहे थे, पॉइंट नंबर यहाँ पे जो देखे थे, ठीक है। QC बराबर KC के लिए तब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। चलिए इस तरीके से तो वही चीज़ें यहाँ पे लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज स्मॉलर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही सारा चीज़ें तीनों यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया। तो अगर यहाँ पे बोला है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है QC अब होगा अगर KC से छोटा, तो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, जैसे हम लोग जान रहे थे। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज, रिएक्शन कोएफिशिएंट रिमेन कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीज टिल KC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या किए थे, देख सकते हैं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये था यहाँ पे ये चीज़ था कि QC जो है छोटा होगा KC से, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड के लिए जाएगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। यही चीज़ है कि अगर वो QC अगर छोटा होगा KC से तो आगे तरफ जाएगा, तो इस हिसाब से हम लोग यही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इंक्रीज़ करेगा धीरे धीरे ताकि वो KC तक जब तक पहुँच ना जाए, ठीक है, वही अभिक्रिया भागफल KC तक पहुँच ना जाए। तो यही देख लीजिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस टिल KC, क्योंकि उसमें हम लोग देख रहे थे इंक्रीज कर रहा था प्रोडक्ट के साइड, वहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा था मतलब इंक्रीज ही कर रहा था। इस तरीके से थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान रखना है ये सारा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट्स ही आपको जो है क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इनमें से कोई भी आ सकता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द Q डिपिक्टेड, जो यहाँ पे Q है वो क्या दिखाता है इस इक्वेशन के लिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फ्री एनर्जी। तो अभी हम लोगों ने बात किया जो Q हमारा होता है QC की, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट का ही बात करता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, जो कि अभिक्रिया भागफल हो जाएगा, ठीक है।
ये जो आपका यहाँ पे Q जो डिनोट कर रहा है इसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें पूछा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहता क्या होता है जब यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट जो आपका QC, अब आप लोग ध्यान रखिए रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग QC बोल रहे हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब KC, तो हमारा क्या देखे थे इक्विलिब्रियम पर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो है इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर हम लोगों का दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा, खत्म बात। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि कंसीडर द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया है आपका, इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सी पूछा है। इट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे चला जाएगा या फिर आगे चला जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट रहेगा, या फिर कैन नॉट से कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ इस तरीके से वही हिंदी में है। यहाँ पे समीकरण ये दिया, यदि दबाव बढ़ाया जाए तो समय अवस्था में क्या होगा, विपरीत दिशा में चलता है, आगे दिशा में बढ़ता है, स्थिर रहता है, नहीं कहा जा सकते या फिर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कुछ टर्म है यहाँ पर भी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। हर क्वेश्चन में आपका कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन है, जो कि वहाँ पे उसका फेज़ को नहीं दिखाया था, लेकिन हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको लिख लिया। जब भी आपका फेज़ वगैरह ना दिया रहे इक्विलिब्रियम में, जो आपका ये चैप्टर है इसमें अगर फेज़ नहीं दिया रहे कि कौन गैसियस में है कौन लिक्विड में है, तो थोड़ा बहुत बेसिकली आपका लगभग तो दिया ही रहेगा, लेकिन कभी अगर वैसा ना रहे तो आप थोड़ा बहुत खुद से देख सकते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे आपको देख लेना पड़ेगा कि कौन गैसियस फॉर्म में, कौन लिक्विड में है, कौन सॉलिड में है, तब वो आपका जो है बहुत सारा बात को आप लोगों को बता के जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारा लिखा नहीं गया था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे गैसियस, लिक्विड, सॉलिड जो भी इसका था सारा यहाँ पे फेस दिखा दिया। जहाँ पे TiCl4 गैसियस में पाया जाता है, H2O तो समझ सकते हैं कि लिक्विड है, TiO2 जो है कुछ इस तरीके से सॉलिड अवस्था में होता है, HCl आपका गैसियस में होता है। ये तो बात यहाँ पे हो गया इसका फेज का। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर प्रेशर कभी इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और तो इस कारण से ही हमारा इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा टुवर्ड लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर प्रेशर का कहीं भी बात किया जाएगा, ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि गैसियस मोल्स आपको जो है कैलकुलेट करके, या फिर आप ध्यान से लगा सकते हैं कि किधर ज़्यादा है किधर कम है। जैसे कि अगर गैसियस मोल की बात किया जाए तो इधर देख लीजिए 4 मोल है आपका HCl का, वहीं पे इधर 1 ही मोल है गैसियस का। तो प्रोडक्ट के साइड हम लोगों का जो है गैसियस मोल ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में। तो वही बोला कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम हमारा उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमारा बोलता है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है उधर वो किधर शिफ्ट कर जाता है, जिधर हमारा कम है यहाँ पे मोल्स जो आपका गैसियस का है। तो कम किधर है, रिएक्टेंट के साइड। तो जिस कारण से अगर प्रेशर इंक्रीज रहता है तो हमारा चला जाता है रिएक्टेंट के साइड। वहीं पे अगर प्रेशर डिक्रीज होता है जिस कारण से हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम हमारा किधर शिफ्ट करेगा, जिधर ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए बोलता है कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो हमारा जो है किधर चला जाता है, जिधर गैसियस ज़्यादा है, तो जिस कारण से ये चला जाता है प्रोडक्ट के साइड। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज़ अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा कि इफ़ प्रेशर इज़ इंक्रीज, मतलब प्रेशर को हमारा इंक्रीज किया जा रहा है। तो प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तब हमारा जो है किधर जाता है, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होता है जिधर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल होगा। तो लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल हमारा रिएक्टेंट के साइड है, मतलब ये पीछे की तरफ आएगा रिएक्टेंट के साइड, जिस कारण से हम लोगों का यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे वो इट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बस आप लोग गैसियस मोल को ध्यान रखिएगा, तब जाके आपका जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं कि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो बैक साइड चला जाएगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो वो किधर होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोगों का आंसर कौन सा हो गया, विपरीत दिशा वाला हो गया यहाँ पे ए नंबर। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या पूछा है कि इन द रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर अ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चेंज है अगर प्रेशर में तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे वैसा कुछ डायरेक्ट नहीं लिखा है कि आपका इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ यही लिखा है कि चेंज हो रहा है प्रेशर में। तो प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है जिस कारण से यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका
क्योंकि अगर चेंज कुछ भी रहता या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज लिखता तब यहाँ पे कुछ हम लोग इस क्वेश्चन के लिए कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है इफ़ देयर इज अ चेंज। क्या चेंज हो रहा है ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज होता तो हम लोगों का किधर चला जाता, बैकवर्ड की तरफ, और प्रेशर अगर डिक्रीज होता तो हमारा फॉरवर्ड की तरफ। जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं उसी आधार पे यहाँ पे हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है यहाँ पे नो चेंज इन इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात यहाँ पे लिखा नहीं गया कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो उस आधार पे आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि विच साइड डज द कैटलिस्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो जैसे ही यहाँ पे जहाँ भी दिख जाए आपका कैटलिस्ट, तो आपको पता है कि कैटलिस्ट कोई भी तरह का यहाँ पे इक्विलिब्रियम में उसका आपका कोई भी काम दिखाता नहीं है, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, सीधा सिंपल बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि डज नॉट चेंज द पोजीशन। सीधा सिंपल है, कैटलिस्ट आपका जब भी इक्विलिब्रियम चैप्टर है जहाँ पर भी है तो उसके कोई भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट वो कैटलिस्ट नहीं करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर करता है तो वो टेम्परेचर ही होता है, बाकी कोई भी कंडीशन आपका रहे तो वो आपके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं पहुँचाता। कैटलिस्ट जहाँ भी दिखे समझ आइए कि इक्विलिब्रियम को किसी तरीके का अफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, मतलब डज नॉट चेंज यहाँ पे हो जाएगा। वही चीज़ लिख भी दिए कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन, किसी भी तरीके से कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं करती है, सिंपल सा बात है। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज। ठीक है, कंसंट्रेशन किसी का भी हो, प्रोडक्ट का या फिर आपका यहाँ पे देख सकते हो वैसे पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर क्या अफेक्ट होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज। प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आप सिंपल सा भी ये अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ए से बी कोई हम लोगों का यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है, ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट, बी आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। अगर इधर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पीछे की तरफ आना चाहेगा, अगर हम लोग इधर इंक्रीज करते हैं तो ये आगे की तरफ जाना चाहता। तो पीछे की तरफ आ रहा है मतलब कौन सा साइड आ रहा है, हम लोग का लेफ्ट साइड आ रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट, क्योंकि राइट होता तो आगे की तरफ, लेकिन हम लोग का क्या हो पीछे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड हम लोग कंसंट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। पहले तो जो चल रहा था, लेकिन अब इधर से क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर इधर से बढ़ाएंगे तो वो पीछे की तरफ ही जाना चाहेगा। तो वही चीज़ है कि शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट में ही रिएक्टेंट होता है तो उधर ही चला जाएगा, सीधा सिंपल बात है, बाईं ओर बदलाव। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या पूछा गया, ये आपका रिएक्शन दिया है, इसमें इक्वेशन, बेसिकली रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे इसको, इक्वेशन आपका ये दिया है। इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3COO माइनस में टूट रहा है और यहाँ पे H प्लस में टूट रहा है। तो यह किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये चीज़ पूछा है, आयनिक, केमिकल, डायनेमिक, फिजिकल। तो फिजिकल तो हम लोग ऐसा कुछ पढ़े नहीं है, डायनेमिक जानते हैं, लेकिन उसमें क्या तो कंसंट्रेशन दोनों तरफ आपका सेम होता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और फिर हम लोग पढ़े आयनिक और केमिकल। तो केमिकल में लगभग केमिकल से जो भी आपका है आपका जो भी केमिकल्स हैं, केमिकल इक्वेशन जो भी वहाँ पे अकर करते हैं, तो और वहीं पे आयनिक जो होता है उसमें आयंस जो है आपका इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आयंस देखने को मिल रहे हैं, एक CH3COO माइनस और एक H प्लस, जिस कारण से ही हम लोग का ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आयनिक साम्यावस्था यहाँ पे हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम बिकॉज आयंस इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आयंस ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। देख सकते हैं एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव वाला है, तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन। जहाँ भी आयन आपको दिख जाए मतलब वो आयनिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि कैन नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होना मस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या अविद्युत अपघटक बिजली का संचालन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो नो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, वही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। फ्री आयंस वहाँ पे होते हैं जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिस कारण से यहाँ पे नो, यहाँ पे इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, ये आपके जानकारी के लिए ही है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस चीज़ को अभी ध्यान में रख लीजिएगा, जब आप लोग 12th क्लास जाइएगा तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघटक के लिए पृथक्करण की डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा आगे भी, क्योंकि काम आने वाला है, तो इसको अभी से ही याद रखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात किया जाए तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका 1 के बराबर होगा। वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है वो हम लोग का इक्वल होता है 1। अगर यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता तो लेस देन 1 होता, मतलब 1 से छोटा होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे यहाँ पे जो है किस फैक्टर पे आपका डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, साउंड, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर तीनों हम लोग देखें ए, बी और डी अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का। लेकिन यहाँ पे साउंड कुछ अलग ही आ गया, ये तो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम में इससे तो रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। तो साउंड इसलिए यहाँ पे हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेट नहीं कर रहा है। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली है किसका, जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उन सभी का ही हो रहा है। तो यहाँ पे साउंड तो वैसा कुछ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको हम लोग जानते नहीं हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ध्वनि, इसका जो है ध्वनि हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारा आप लोग देख सकते हैं, सॉल्यूट भी हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, सॉल्वेंट भी हमारा वाटर होता है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली वाटर कहते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन और भी आपके सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में आप सॉल्यूशन चैप्टर में 12th क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ोगे, तो आप लोग को पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी इसको अच्छे तरीके से क्लास 11th को करने के बाद हम लोग क्लास 12th को भी अच्छे से करेंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है कि HCl इज़ एन आर्हेनियस, खाली जगह। HCl जो है क्या है, आर्हेनियस एसिड है, साल्ट है, बेस है, वाटर है, ठीक है। तो और वही चीज़ हिंदी में कि HCl जो है आर्हेनियस क्या है। तो हम लोग आर्हेनियस में 2 तरीके का पढ़ते हैं, एक बेस पढ़ते हैं, एक एसिड पढ़ते हैं। तो पहला हमारा होता है आर्हेनियस एसिड, और आर्हेनियस एसिड बेसिकली क्या होता है, कहता है डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन प्लस आयन। मतलब इसको जब जो है, जो आर्हेनियस एसिड होते हैं उसको जब वाटर में हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो हम लोगों का क्या बनता है, हाइड्रोजन H प्लस बनता है। जैसे कि एग्जांपल बात किया जाए, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH वाला, तो इसको हम लोग आर्हेनियस एसिड कहते हैं। मतलब वाटर में जब इसको डिजोल्व करेंगे आर्हेनियस एसिड को, तो वो H प्लस हम लोगों को देगा। वहीं पे आर्हेनियस बेस का बात किया जाए तो प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन, मतलब OH माइनस। वही हम लोग जो नॉर्मल से हम लोग जानते हैं कि एसिड H प्लस देता है और बेस हमारा OH माइनस देता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है कि जब उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम लोगों को H प्लस आयन देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस एसिड कहते हैं। और जो हम लोगों को OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइल आयन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्हेनियस बेस कहेंगे। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि HCl, तो HCl हम लोग को क्या देगा, H प्लस देगा। तो जिस कारण से हम लोगों को ये किस टाइप का आर्हेनियस हो जाएगा, आर्हेनियस एसिड यहाँ पे हो जाएगा, आर्हेनियस अम्ल यहाँ पे हो जाएगा। अगर NaOH रहता तो हम लोग का बेस हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इसको मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बस उसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़, एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसके पास क्या होगा, वीक कंजुगेट एसिड, वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो इसके लिए भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, बस क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे क्या लिखा गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कंजुगेट बेस, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका वीक जो होगा कंजुगेट बेस होगा, और इसी का वाइस वर्सा मतलब उल्टा होगा। वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर बात किया जाए तो वीक कंजुगेट एसिड, या फिर इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंट अगर आप आसानी से याद रख लेते हैं तो आपका इससे जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के पास क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी होता है तो उसके पास वीक कंजुगेट बेस होता है। तो जहाँ भी वीक कंजुगेट बेस है उसको हम लोग लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी है। देख लीजिए, उसको अगर किए तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, ठीक है। तो मेन आप लोग ये जो यहाँ पे सारा की पॉइंट्स है इसको आप लोग ध्यान से देखिए, बाकी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेविस बेस। लेविस बेस यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा है। तो लेविस बेस कहीं ना कहीं आप इस तरीके से यहाँ पे इसका जो पॉइंट है आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 2 तरीके का आप लोग एसिड पढ़ेंगे लेविस में।
देख लीजिए, इसको अच्छे से पहले देख लेते हैं। एक हम लोग पढ़े हैं लेविस एसिड, एक हम लोग पढ़े हैं लेविस बेस। तो लेविस एसिड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी इसमें होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट ही करना चाहेंगे, अपना भरपूर करना चाहेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का बात किया जाए तो उसको हम लोग लेविस एसिड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा देख सकते हैं, BF3 हो गया, H+ हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, AlCl3 हो गया, Na+ हो गया, ये सारा का सारा हमारा लेविस एसिड है। ये लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। H+ यहाँ पे लेके कुछ इस तरीके से H2 बना सकता है, SO2 अगर लेगा तो HSO2 बना सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को ये सब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला यहाँ पे लेविस बेस है, तो लेविस बेस हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये सारा इनके पास बहुत सारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरों को देते हैं, सिर्फ वो लेते हैं लेकिन ये दूसरों को देते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते, जैसे कि F- हो गया, इसके पास बहुत सारा, ये क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। OH- हो गया, Cl- हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, एटसेट्रा। और यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे कि NH3 है, तो NH3 में जो भी यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं, जिस पर लोन पेयर आपका होता है, तो वो आपका लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम लोग को क्या क्या है, अमोनिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस आयन। तो सोडियम प्लस हमारा कहाँ पे जा रहा था, देख लीजिए यहाँ पे लेविस एसिड में। फिर आपका एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये भी आपका लेविस एसिड में जा रहा था, तो जिस कारण से ये दोनों तो होंगे नहीं। लेविस बेस हम लोग को पूछा है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं होगा, जो MgCl2 है ये भी आपका लेविस एसिड में चला जाएगा, जिस कारण से हम लोगों को अमोनिया होगा, क्योंकि यही जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो अमोनिया NH3 यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने ले रखा था। अगर वाटर भी रहता तो भी हम लोगों का लेविस बेस के अंतर्गत आता। मतलब सीधा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर सकता है वो हमारा लेविस बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे। इसमें क्या पूछा गया कि आइडेंटिफाई अ कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर पूछा है, मतलब कंजुगेट एसिड बेस जो भी वहाँ पे होगा उसका पेयर अगर है तो उसके बारे में बताना है इन द इक्वेशन। इसमें कौन सा कंजुगेट एसिड बेस का पेयर है, ये चीज़ आपको इस इक्वेशन में बताना है। तो कंजुगेट बेसिकली एसिड बेस क्या होता है, उसमें क्या होता है H+ का जो है आपका डिफरेंस, एक H+ का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो कंजुगेट बेस हमारा और कंजुगेट एसिड हमारा क्या होता है, कंजुगेट एसिड हमारा होता है कि हैज़ 1 मोर H+। जो भी आपका मान लीजिए आपका जो भी सबस्टांस अगर X दिया है तो उसमें एक और H+ आके ऐड हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। वहीं पे कंजुगेट बेस का बात किया जाए तो अगर उसके पास मान लीजिए 2 H था तो एक H इससे जो है माइनस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, H जाके बचेगा, तो ये हमारा कंजुगेट बेस कहलाएगा। मतलब एक में क्या होगा कि H+ आके ऐड हो जाएगा और एक से H+ जो है जो भी था उसके पास उससे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आएगा एक्स्ट्रा उसके पास अगर आएगा तो वो कंजुगेट एसिड कहलाएगा, और अगर उससे गया होगा, ठीक है, जो भी पहले था उसके पास तो उससे गया होगा एक अगर H+, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग देखें, इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं NH3 है, इधर NH4+ है, इसमें क्या हुआ है NH3 में एक और H+ आके ऐड हुआ है, तो जिस कारण से ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड हो जाएगा। यहाँ पे H2 है, इससे एक H जो है कम हो गया, जिस कारण से ये हम लोगों का कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया उस आधार पे अगर हम लोग देखें तो इसमें कंजुगेट पेयर हम लोग को पूछा है, तो एक तो ये हो जाएगा। अगर एक दूसरे में तो वो बेसिकली रहेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ यहाँ पे रिलेशन है। तो जहाँ पर भी ऑप्शन हम लोग को क्या क्या दिया है, अमोनिया वाटर, अमोनिया वाटर, तो ये तो दोनों एक साइड है, ये तो हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा। वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन, तो वाटर यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इससे और इससे यहाँ पे जो रिलेशन निकालें तो एक H+ का डिफरेंस मिल रहा है। अगर इधर H2O था तो इसमें सिर्फ एक ही H बचा है, क्योंकि इससे एक बाहर चला गया, तो ये B नंबर मान सकते हैं कि हो सकता है। अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम NH4, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक डिफरेंस वहाँ पर होना चाहिए उससे, ठीक है। अगर अमोनियम और हाइड्रोक्साइड देखें तो इसका तो यहाँ से मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें तो नाइट्रोजन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी का बात किया जाए, अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया ए और ए नहीं, इसमें भी कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा है। NH3 का जहाँ पे उसका अगर होगा तो उसी से रिलेट करेगा, तो वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे आसानी से मिल रहा है। देखिए इधर वाटर है, इधर आपका
हाइड्रोक्साइड आयन है। तो H2O से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, जिस कारण से ये बेस कंजुगेट बेस कहलाएगा, ये इसका एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, एसिड का ही कंजुगेट बेस बनता है इस वे से। तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक H+ का वहाँ पे डिफरेंस जहाँ भी देखने को मिलेगा वही हम लोग का होगा। सबसे पहले तो उससे उसका मैचिंग होना चाहिए, जैसे इसमें मैचिंग हमारा इसी से हो, क्योंकि नाइट्रोजन इसी से, क्योंकि हम लोग देख किससे रहे, हाइड्रोजन का वहाँ पे डिफरेंस से हम लोग को पता चल रहा है कि कौन सा कंजुगेट बेस है और कौन सा कंजुगेट एसिड है। लेकिन यहाँ पे अगर NH3 और H2O में ही देखें तो कहीं भी नाइट्रोजन तो है ही नहीं, भले हाइड्रोजन में उसका हम लोग देख रहे हैं लेकिन उसका जाति तो होना चाहिए सेम ना, इस आधार पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है पानी और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाय खाली जगह टेम्परेचर इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो फेवर कहाँ पे करेगा, टेम्परेचर का, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, लो हाई वही चीज़ है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पादों का खाली जगह तापमान द्वारा समर्थित करते हैं। कैसे हम लोग को पता चलता है कि एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक, तो दो यहाँ पे रूल इसके लिए भी है। ठीक है, सभी का रूल यहाँ पे आपको साथ के साथ दिख रहा ही होगा। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, जो भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके लिए हम लोग हाई टेम्परेचर का यूज करेंगे। जैसा कि पिछले जो चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम दिखाए थे कि इवेपोरेशन को क्या होता था, इवेपोरेशन हम लोगों को लगता था कि वो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन वैसा होता नहीं था, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हम लोग को अलग से जो है हीट को प्रोवाइड करना पड़ता था। ठीक है, तो हीट को प्रोवाइड करें मतलब एक्स्ट्रा वहाँ पे जो है टेम्परेचर को लगाया जा रहा है, तब जाके हम लोग को क्या था, इंडोथर्मिक हुआ था। तो इस वजह से अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो फेवर कहाँ पे करेगा, हाई टेम्परेचर, हमेशा हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है। वहीं पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात किया जाए तो एक्सोथर्मिक वाला हम लोग देख ही चुके थे कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अगर वाटर में डालते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था, तो अलग से तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी टेम्परेचर देना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये हमारा लो टेम्परेचर पर भी काम कर जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है पूछा ही क्या गया है, एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये हमारा हाई टेम्परेचर पे ये हमारा वर्क करेगा, उच्च तापमान पर यहाँ पे हो जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर भरे तो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक आपका जो है पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक रहता तब हम लोग का कौन सा हो जाता, बी नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंडोथर्मिक है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है कि इफ़ द pH ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन, मतलब pH आपका जो है दिया है 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH, तो POH का वैल्यू सब्सटेंस के लिए क्या होगा। यदि किसी पदार्थ का pH इतना है तो पदार्थ का POH क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं pH जो होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो pH और POH जो होता है इक्वल टू होता है 14। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को pH का वैल्यू 3 दिया तो pH की जगह पर 3 लिख दिए, POH निकालना, इसको रख दिए, 14 से इसको घटाएंगे तो POH हम लोगों को कितना आ जाएगा, 11 आपका आ जाएगा। तो जिस कारण से हम लोगों को यहाँ पे आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि pH का यहाँ पे आविष्कार कौन किए थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और जिसको नहीं पता है वो बता दे रहा हूँ। SPL सोरेनसन नाम के थे साइंटिस्ट, तो वही जो है pH यहाँ पे दिए थे। ठीक है, चलिए जिसका भी सही है अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इफ आयनिक प्रोडक्ट इज, कहता है प्रेसिपिटेट कब बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं की पॉइंट लिखा है, इसको आप लोग याद ही रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हमारा जो कंडीशन होता है वो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर ज़्यादा है तब हम लोग वहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिएक्शन हमारा प्रेसिपिटेट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आयनिक प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, KSP से। तो क्या लिखेंगे कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इफ आयनिक प्रोडक्ट इज, तो आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का कुछ इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट याद रहा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि अ साल्ट इज सोल्यूबल इफ़ द सोल्युबिलिटी इज, कोई भी साल्ट सोल्यूबल कब होगा, जब उसका सोल्युबिलिटी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया है। तो इसके लिए यहाँ पर भी की पॉइंट है, सभी के लिए की पॉइंट है, डायरेक्टली
आसानी से आपके बुक में भी दिए गए हैं, तो आप इन सभी को थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं वहाँ पे। तो कहता है साल्ट इज सोल्यूबल इफ़ सोल्यूबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 0.1 मोलर। अगर सोल्यूबिलिटी आपका 0.1 मोलर से ज़्यादा है तब वहाँ पे साल्ट हम लोग बोलेंगे कि वो सोल्यूबल है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.1 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl है उसके लिए यहाँ पे पीएच सॉल्यूशन का 4 दिया है। तो द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो मोलरिटी सॉल्यूशन का क्या होगा, बेसिकली कंसंट्रेशन से ही यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि pH बराबर, और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, pH बराबर माइनस log H प्लस होता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है कि pH इक्वल टू क्या होता है। तो pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है, जो कि उसको हम लोग एक तरीके से कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे pH का वैल्यू 4 दिया है, माइनस log H प्लस का कंसंट्रेशन। अब H प्लस का यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कंसंट्रेशन, वही हमको पूछा है कि मोलरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, मतलब कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि pH बराबर इतना और pH का वैल्यू इतना दिया है, मतलब यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो log H प्लस, ये अगर इधर माइनस में था तो इसको अगर सिर्फ प्लस में करेंगे तो ये चला जाएगा माइनस में। तो log H प्लस का यहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर -4 हो जाएगा। अब अगर H प्लस का कंसंट्रेशन देखें तो क्योंकि यहाँ पे log में है इसलिए ये पावर में चला जाएगा 10 का पावर -4। ठीक है, क्योंकि माइनस ये पहले से था। जो भी मान लीजिए इस तरीके से log x था इक्वल टू मान लीजिए a है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा अगर सिर्फ यहाँ पे x अगर लिखें इस तरीके से, अगर x लिखें तो ये चला जाता है 10 का पावर 1 के रूप में। ये आपका बेसिक चीज़ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जिस कारण से ही यहाँ पे अगर H प्लस निकालें तो 10 का पावर -4 चला गया, और 10 का पावर -4 को ही हम लोग इस तरीके से पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.0001। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का C है वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 32 में क्या पूछा गया है कि द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इज, इनमें से यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। तो कंजुगेट बेस हमारा आता है एसिड से। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि वीक एसिड के पास जो है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। तो हम लोग को वीक एसिड जहाँ भी जो भी इनमें से वीक एसिड होगा उसी का यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उसका कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ दिया है अगर उसका हम लोग सभी का यहाँ पे H प्लस को निकाल के दिखाया गया है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर सब में अगर H प्लस को हम लोग ऐड करेंगे तो NO3 से हमारा बनेगा HNO3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका अगर कंजुगेट बेस हम लोग का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है इसी से हम लोगों का कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस कब बनता है जब उससे H प्लस को निकाल लिया जाता है। तो HNO3 से जब H प्लस को निकालते हैं तो NO3 यहाँ पे मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिकली कंजुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग तो अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे वीक एसिड है। तो HNO3 तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये तो होगा नहीं। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी नहीं होगा। H2SO4 भी हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि CH3COOH जो है हम लोग का वीक एसिड है, तो जिस कारण से ही इसी का हम लोगों का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। तो इस कारण से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वीक एसिड के पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। तो जो भी एसिड यहाँ पे क्योंकि है तो यहाँ पे सारा का सारा कंजुगेट बेस, तो उसको क्या करेंगे हम लोग H प्लस दे देंगे, क्योंकि बेस क्या होता है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो सभी को H प्लस हम लोग यहाँ पे दे के देखेंगे और फिर वहाँ से हम लोग पता करेंगे कौन सा वहाँ पे वीक एसिड है, तो उसी का वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हमारा बनेगा। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात किया जाए, इसमें क्या पूछा गया है कि ली चैटलियस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, ली चैटलियस प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली होमोजीनियस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ओनली हेट्रोजीनियस केमिकल रिवर्सिबल के लिए, ओनली फिजिकल के लिए, ऑल सिस्टम केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पे ली चैटलियस प्रिंसिपल का सिद्धांत इस पर लागू करता है, किस पर करता है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि ऑल सिस्टम के लिए जो है यहाँ पे किसी तरीके का है केमिकल है या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम में है, सभी सिस्टम के लिए हम लोग का ली चैटलियस प्रिंसिपल जो है लागू होता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया जाता है ये चीज़, ली चैटलियस प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ते हैं तो सभी प्रकार का यहाँ पे रासायनिक हो या भौतिक हो, सभी के लिए यहाँ पे हम लोग का ये जो है प्रिंसिपल वर्क करता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन से ही रिलेट कर रहा है। व्हेन NH4Cl इज एडेड टू NH4OH, एक इसमें से क्या है, एक एसिड है और एक बेस है। ठीक है, इसमें बोला है कि सॉल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है इज रिड्यूस्ड, इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू ऑप्शन दिए गए हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट।
तो यहाँ पे वही चीज़ है, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए पहले कि जब NH4OH घोल में NH4OH को मिलाया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वाला जो है का पृथक्करण कम हो जाता है। तो इसका जो पृथक्करण टूटने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है। यह होने का कारण क्या है? तो इसका कारण जो हम लोग का होता है कॉमन आयन इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है उसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक हमारा बेस है, यहाँ तो दोनों बेस ही कर दिया गया। तो इससे हम लोग देखते हैं NH4Cl एसिड है, इसमें जब बेस को किया जाता है तो कुछ इस तरीके से एक का जो है यहाँ पे वो आपका डिसोसिएशन जो है रिड्यूस हो जाता है। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग कहते हैं, ये आपका पता होना चाहिए। तो कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग का क्या कहते हैं, सेपरेशन वहाँ पे बेसिकली कर देता है उसका डिसोसिएशन में, मतलब कम कर देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये सीधा सिंपल सा बात है। इस टाइप का जहाँ भी आपको देखे रिड्यूस, अगर यहाँ पे देख सकते हैं एसिड और बेस को मिक्स किया जा रहा है और वहाँ पे अगर डिसोसिएशन जो है कहीं भी रिड्यूस देखने को मिले तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिस कारण से ही वहाँ पे आयन दोनों का कॉमन हो जाने के कारण ही वहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल जाता है, मतलब रिड्यूस होने लगता है। तो यहाँ पे सामान्य आयन प्रभाव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है, ऐसा पूछा गया कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो यहाँ पे रिएक्शन है N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 यहाँ पे बन रहा है अमोनिया और यहाँ पे हीट कुछ इस तरीके से है। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ कब बढ़ेगा, इनसे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये तो पीछे की तरफ जाएगा, तो ये तो हो नहीं रहा, हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना है। डिक्रीजिंग द प्रेशर को डिक्रीज करने पे नहीं, ये भी फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जिधर ज़्यादा मोल है उधर जाएगा, तो गैसेस मोल इधर 2 है इधर 4 है तो इधर चला जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा। बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन N2H2, इन दोनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से नहीं, अगर डिक्रीज करेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ ये हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को कि अगर हम लोग का प्रेशर इंक्रीज करता है तो जिधर कम होगा गैसियस मोल उधर हम लोग का रिएक्शन जाएगा। और यहाँ पे देखो इधर 4 मोल था तो इधर 2 मोल, तो मतलब ये आगे की तरफ ही जा रहा है और यही चीज़ हम लोग को पूछा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिस कारण से ही हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम लोगों का क्या होता है, हाँ हम लोग का होता है कि वो जिधर गैसियस मोल का संख्या कम है उधर वो चला जाएगा, जो कि हम लोग का प्रोडक्ट के साइड ही देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस, फिर से वही है लेविस बेस यहाँ पे फिर से पूछा गया है। तो लेविस बेस हम लोग क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है बेसिकली, वही हम लोग का लेविस बेस होता है। तो AlCl3 नहीं, पीछे हम लोग देखे थे नहीं होगा। Ag+ ये भी नहीं होगा। NH3 हो सकता है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में AlOH3, तो AlOH3 जो है दोनों तरह का यहाँ पे कर सकता है, बेस की तरह भी कर सकता है और एसिड की तरह भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। NH3 वही चीज़ बोले कि NH3 क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो जिस कारण से यही हम लोग का जो है लेविस बेस की तरह काम करेगा, जिस कारण से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैंने बताया भी था NH3 ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा लेविस बेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में कि एसिटिक एसिड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोल रहा है कि एसिटिक एसिड जो हमारा CH3COOH है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज, तो ऑप्शन दिया है कि इट्स मॉलिक्यूलर मास इज हाई, कोवेलेंट कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल, इट डज नॉट डिसोशिएट मच और इट्स आयनाइजेशन इज़ वेरी स्मॉल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी गया है, वही हिंदी में एक बार देख लीजिए पहले कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, संयोजक यौगिक है, अत्यधिक स्थिर है, यह अधिक वियोजित नहीं होता अथवा इसका आयनीकरण बहुत छोटा होता है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ बात लिखा गया, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि वीक एसिड एंड वीक बेसेस, जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेसेस होते हैं कैन एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो भी हमारा वीक एसिड है और वीक बेस है वही हम लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या है कि पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को उसके इलेक्ट्रोलाइट में अगर रखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में
तो उसमें क्या था कि पार्शियली डिसोसिएट होता है, ये कम्प्लीटली पूरा नहीं टूटते हैं। तो जिस कारण से अगर यहाँ पे आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन डी में ऐसा बात यहाँ पे लिखा गया है कि इट डज नॉट डिसोसिएट मच और इट्स आयोनाइजेशन इज़ वेरी स्मॉल। आयोनाइजेशन वेरी स्मॉल है, जिस कारण से यह पूरा का पूरा डिसोसिएट अच्छे से नहीं होता है। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि उसमें जो है आयोनाइजेशन अच्छे से हो जाता है, उसका बेसिकली यहाँ पे डिसोसिएशन पूरे तरीके से हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पार्शियली नहीं, उसमें वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज। अब लेविस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन का मतलब H+ होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+ होता है, इसे नहीं लिखा रहा है। चलिए H+ यहाँ पे होता है कुछ इस तरीके से, प्रोटॉन को हम लोग H+ भी कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड, तो मैंने अभी ऊपर में आप लोगों को बताया था कि जो भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कुछ इस प्रोटॉन डोनर ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हाँ ये हो सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर ये भी हम लोग नहीं देखें। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग जो है लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर देख लीजिए ऊपर में ही अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, एक बार फिर से दिखा देते हैं कहाँ पे गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ऊपर में ही रखे थे हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, प्रोटॉन से रिलेट नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होता है वही लेविस एसिड हमारा होता है। तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हम लोग बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा वेट करें आप लोग। हम लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। एक्सेप्ट जो करता है उसी को लेविस एसिड कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो जाएगा? स्वीकर्ता। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग लेविस एसिड कहते हैं। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि द स्पीसीज एक्टिंग बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड ऑन और बेस, इनमें से कौन सा जो है वो बोथ ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा? तो वह यह स्पीसीज ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करती है, वो कौन सा इनमें से है, ये चीज़ पूछा गया है। तो ब्रोंस्टेड जो एसिड हमारा होता है वो H+ डोनर होता है। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड की अगर बात करेंगे तो जो भी हमारा H+ डोनर होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड होता है, और ब्रोंस्टेड बेस का अगर बात किया जाए तो H+ का एक्सेप्टर ये होता है। अभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे थे, यहाँ पे H+ का एक्सेप्टर और डोनर से ही हम लोग को ब्रोंस्टेड एसिड और बेस का यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे HSO4 जो है एक्ट कर सकता है दोनों, बोथ ब्रोंस्टेड एसिड और बेस। कैसे कर सकता है? अगर आप HSO4 को माइनस को अगर देखें तो इसमें हम लोग जो है H+ को डाल दें तो ये H2SO4 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर इसमें हम लोग जो है H+ को निकाल दें, जो भी यहाँ पे इससे अगर H+ निकाल दें तो SO4- में यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आपका क्या चीज़ में हो गया? ब्रोंस्टेड एसिड में हो गया, और एक आपका बेस में हो गया। अगर SO4 अगर माइनस वो चला जाएगा तो बेस के रूप में काम करेगा, और अगर H2SO4 में हो गया तो हमारा एसिड के रूप में काम करेगा। मतलब वही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि दोनों की तरह बिहेव करेगा। बाकी आप किसी में भी लगा लीजिए, अगर ये NH2- अगर इससे निकाल दीजिए तो NH- वैसा कुछ बनेगा नहीं, लेकिन अगर इसमें H+ ऐड कीजिएगा तो NH3 ये आपका बेस बन सकते हैं, ये मान सकते हैं। Na2CO3 यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन का तो यहाँ पे देखने को ही नहीं मिल रहा है। OH- से यहाँ पे अगर निकाल देंगे एक ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन तो सिर्फ O बचेगा, तो O तो कुछ करेगा नहीं। अगर हाँ H इसमें ऐड करें तो H2 हो जाएगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बेस की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दोनों पूछा है कि दोनों इनमें से किस में है, तो जिस कारण से ही हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बात किया जाए तो सिर्फ एक ही माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 दे दिया गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि KP एंड KC आर रिलेटेड टू ईच अदर, इन दोनों का क्या संबंध है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम लोग एक संबंध देखे थे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग KP और KC में रिलेशन अभी ऊपर में देखे थे कि जो हमारा KP होता है वो इक्वल टू होता है KC × RT का पावर डेल्टा NG। तो जहाँ पर भी ये रिलेशन है उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। KP ये तो KC है, ये तो हमारा होगा नहीं। KP यहाँ पे दिया है, ये डेल्टा N/KC ये भी नहीं होगा।
डेल्टा इंटू एन, ये भी नहीं होगा, तो जिस कारण से हम लोग को ऑप्शन नंबर ये होगा KP इक्वल टू KC और RT का पावर डेल्टा NG होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका मेन तो ये है, इस तरीके से जहाँ भी रहे वही आपका KP और KC के बीच रिलेशन को दिखा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं क्या पूछा गया है। ये सब पूछा गया कि फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे ये जो आपका रिएक्शन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी दिए हुए तापमान पे द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इक्विलिब्रियम अमाउंट जो CO2 का है, इसका CO2 जो गैसियस है, इसका जो है अमाउंट कब इंक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग बात कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट के साइड है, अगर रिएक्टेंट के साइड कुछ भी अगर बढ़ेगा तभी हम लोग का इधर इंक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो एडिंग अ सूटेबल कैटलिस्ट, नहीं, कैटलिस्ट तो हम लोगों का कुछ भी रिएक्शन दिखाता नहीं है। एडिंग एन इनर्ट गैस, ये भी हम लोग का नहीं होगा। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम कंटेनर का डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर जब इंक्रीज हमारा होता है तो हम लोग का जिधर कम मोल होता है उधर जाता है, तो कम मोल तो हमारा किधर है, इधर हम लोग देख सकते हैं 2 गैसियस है, इधर एक, इधर भी हमारा 2 है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ सेम ही है, तो इसको हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO का अमाउंट अगर इंक्रीज करेंगे तो हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो D हम लोग का है वो हो सकता है, क्योंकि CO हम लोग का है रिएक्टेंट के साइड, अगर इधर कहीं ना कहीं हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो है इधर हमारा ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के साइड इंक्रीज करेगा, जिस कारण से ऑप्शन नंबर D यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज़ हिंदी में भी है, देख सकते हैं मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है समयावस्था का। तो यहाँ पे जब CO का यहाँ पे जो है गैस का मात्रा बढ़ाएंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO गैस, अगर इसका इंक्रीज करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ A2B3 इज Y मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो सोल्युबिलिटी है A2B3 का वो Y मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP यहाँ पे पूछा है। S का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया है सोल्युबिलिटी का Y, KSP हम लोगों को पूछा है। तो KSP और S के बीच हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, KSP बराबर S का स्क्वायर होता है। तो S का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जनरल अगर बात किया जाए, यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा सोल्यूशन हम लोग का हुआ। यहाँ पे अगर बात करें तो A2B3 है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे मतलब ये बेसिकली AXBY में है, और AXBY जब हमारा टूटता है तो कुछ इस तरीके से x जो है हमारा यहाँ चला जाता है, x a का पावर y इस तरीके से टूटेगा और y a का पावर x, ये हम लोग का जो है जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे जहाँ भी x और y है उसको हम लोग देखें तो इस तरीके से ये तोड़ दिए, x हम लोग 2 है और ये 3 है, तो x का पावर y, तो a यहाँ पे 2 और 3 कुछ इस तरीके से, और s दोनों यहाँ पे हम लोग का जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्युबिलिटी बेसिकली है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हम लोग को निकालना है, ये सोल्युबिलिटी को दिखा रहा है। तो सोल्युबिलिटी ये हम लोग का आयन था, ये बेसिकली मेन हम लोग का कंपाउंड था, ये आयन में यहाँ पे टूटा है। तो सभी के जगह पे क्या करेंगे, जब इस तरीके से जो हम लोग जनरल दिखाए थे कि x a का पावर y, इसको मेन ध्यान रखिए, मेन आपका यही आप लोगों को सही करवाएगा। तो इसके लिए जब भी दो इस तरीके से अलग अलग रहे तो एक का हम लोग XS लिखते हैं और एक जो भी y वाला टर्म इधर है तो YS लिखते हैं। तो यहाँ पे XS और YS के जगह पे 2S और 3S हम लोग लिख दिए। ये हर क्वेश्चन में अगर इस टाइप का रहे, ये जो जनरल आपका AX और BY के फॉर्म में अगर रहे, ठीक है, इस तरीके वाला, तब हमेशा आपको इस क्रम में करना है और यहाँ पे तोड़ना है इसको। सोल्युबिलिटी इसका इसी तरीके से है, XS और YSS S से। तो यहाँ पे 2S आ गया, यहाँ पे 3S आ गया। अब KSP हम लोग, KSP का इसको भी आप लोग समझ लीजिए, KSP बराबर होता है S स्क्वायर, या फिर जो हम लोग का वहाँ पे सोल्युबिलिटी है उसको S इंटू S हम लोग करके वहाँ पे ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। तो S इंटू S यहाँ पे करना है, तो S ये पूरा का पूरा ये S और ये S, तो इसका यहाँ पे किए इंटू इतना किए, क्योंकि S स्क्वायर वाला S इंटू S होता है, जो भी वहाँ पे आयनाइज हुआ है वो चीज़ को लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है कि ये जो S है इसके जगह पे हमारा ये दोनों S ही है, लेकिन S का वैल्यू यहाँ पे कौन सा, ये 2S है और ये 3S है। तो 1 का पावर 3 ये जो हम लोग का है उसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से 2S का पावर 2, और अगर B का पावर यहाँ पे 2 है, B का पावर Y वाला, तो उसको 3S, क्योंकि इसके जगह पे 3S है, तो 2S का पावर में 2 कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हम लोग का 108 S का पावर 5 आएगा, 108 S का पावर 5 कुछ इस तरीके से। सीधा सिंपल इसी को देखते हुए अगर एक जनरल आप लिखना चाहें, जनरल को समझिए, ये आप कर लीजिएगा, AXBY
समझते चलिएगा। इसको यहाँ पे किया गया तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स और ए वाई के रूप में आपको लिखना है, ये फॉलो ही करना है आप लोग को पूरा का पूरा। फिर वाई बी का पावर में एक्स, ये हो गया। इसके जगह पे इसके जगह पे एक्स एस लिखना है क्योंकि एस में टूट रहा है, ये सोल्युबिलिटी है। इसके जगह पे वाई एस लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद के एस पी में हमारा चलेगा जो भी ए वाला है, एक्स एस वाला जो यहाँ पे टर्म है, ठीक है, कौन सा जो हम लोग का यहाँ पे ए का पावर वाई, इसको हम लोग लिखेंगे हमेशा इसी तरह लिखना है, इसका पावर में लिख देना है एक्स। अगला यहाँ पे बी का पावर जो हम लोग का एक्स है, मतलब ये सामने वाला अब जो है ये पावर में चला जाएगा, बी का पावर एक्स का पावर ये चला जाएगा वाई। अब यहाँ पे ए का पावर वाई और बी का पावर एक्स के जगह पे ए का पावर वाई बी का पावर एक्स के जगह पे जो भी एक्स एस है तो यहाँ पे एक्स एस लिखेंगे और इसका पावर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का जो बी का पावर एक्स में इसके पास हमारा क्या था, वाई एस था, तो वाई एस का पावर में यहाँ पे हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स एस और वाई एस के जगह पे जो भी था उसको इस टर्म में लिख देना है और ओवरऑल जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा सभी को बस टर्म में आपका लिख देना है। जिस तरीके से एक्स एस के जगह पे यहाँ पे था 2s, तो 2s का पावर में, और यहाँ पे x के जगह पे हमारा क्या था, x के जगह पे 2 था कुछ इस तरीके से, तो इसका पावर में 2 लिख दिए। उसके बाद तो यहाँ के बाद तो आप आसानी से मेन यहाँ तक आपका है, अगर यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए उसके बाद आसानी से आप ये सारा पॉइंट को कर सकते हैं, क्योंकि 2s का स्क्वायर अगर इस तरीके से है, 2s का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। और 3s का स्क्वायर अगर 3 3 होते 27s का पावर 3 हो जाएगा, s क्यू हो जाएगा इस तरीके से। अब 27 को 4 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, और s का पावर में क्योंकि इधर कितना है 3 इधर है 2 तो दोनों जुड़ जाएगा, तो इसका पावर 5 हो जाएगा, मतलब 108 s का पावर 5। तो जनरल आपको याद रखना है, ठीक है, जनरल याद रख लिए तो आप आसानी से इसको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। मतलब जहाँ भी x और y जो जहाँ पे 2 है वहाँ पे x है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे y है, उस तरीके से भी आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है, बस बात जो हम किए हैं उसको फिर से आप लोग देखिएगा, ध्यान से एक बार देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको लिख के देखिएगा एक बार कॉपी में, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज ऑन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है गैस का लिक्विड में, इज यहाँ पे नहीं होगा, इन लिक्विड होना चाहिए, लेकिन मिसप्रिंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज, इंक्रीज कब होगा, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नहीं ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने से, नहीं। इंक्रीजिंग प्रेशर, हाँ ये हो सकता है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता है कि गैस की घुलनशीलता द्रव पर बढ़ती है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे लिक्विड हमारा इसमें लिया गया है और इधर से कोई भी हम लोग गैस, मान लीजिए ये गैस का पार्टिकल, ठीक है, गैस का पार्टिकल अगर इसको इस लिक्विड में घोलना है तो इस गैस को पार्टिकल को अच्छे से यहाँ पे डुबा कर इसको पूरे तरीके से ऊपर से प्रेशर हम लोग जब लगाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम करके और ऊपर से जब प्रेशर पूरे तरीके से लगाएंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, हेनरीज लॉ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तो कोई भी गैस को अगर लिक्विड में हम लोग को अगर डिजोल्व करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर तो दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन दिया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे आंसर तो हम लोग का दोनों आ रहा है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा सुटेबल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब वहाँ पे जो होगा गैस का पार्टिकल वो लिक्विड में हमारा डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से वही लिखा गया, देख लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये दोनों पॉइंट पे निर्भर करता है। तो वहाँ पे ऑप्शन वैसा रहेगा। तो मेन आपको अगर इंक्रीजिंग प्रेशर नहीं है तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर पे लगाना है, और जनरल सा बात है, ये सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो इसमें इंक्रीजिंग प्रेशर मस्ट रहेगा ही ऑप्शन में। तो मेन आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो उसमें क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है कि फॉर द रिएक्शन इक्वेशन, जो भी रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है 3x गैसियस y गैसियस, यहाँ पे x3y बन रहा है गैसियस, द अमाउंट ऑफ x3y, इसका अमाउंट पूछ रहा है प्रोडक्ट का, एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट कब होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अफेक्ट होने पे, टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली, टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वाला तो कहीं भी अगर इसको ये है तो इसको तो सबसे पहले हटा देना है, और टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए
तो अगर यहाँ पे बात हम लोग करें तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है हम लोग को, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता ही है, कहीं ना कहीं प्रेशर भी हम लोग देखे थे कि इंक्रीज या डिक्रीज करने पे वो भी करता है। तो जिस कारण से यहाँ पे सिर्फ ना तो टेम्परेचर होगा ना ही सिर्फ प्रेशर होगा, और कैटलिस्ट वाला तो होगा नहीं। तो बी सी डी ये तो हम लोग का होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द, तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे दोनों हम लोग का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साम्यावस्था जो दोनों टेम्परेचर भी हो सकता है और प्रेशर भी वहाँ पे उसको अफेक्ट कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बस जो समझाएं वही सारा चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट आर इक्वल देन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी। अभी बताए थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तो पीछे भी हम लोग डिस्कस करके ही आ रहे हैं, गतिशील साम्यावस्था हो जाएगा जब दोनों बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इनमें से जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को यहाँ पे दिखा रहा है, उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे बात करें वाटर, ये हम लोग का लिक्विड है, स्टीम ये गैस है, ये तो होगा नहीं। वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है, ये हो सकता है। द पॉइंट वेयर NH3 इज सब्लिमाइज्ड। सब्लिमाइज्ड कब होता है, जब कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, गैस में चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हम लोग का होगा नहीं। सॉलिड लिक्विड का पूछा, ये तो सॉलिड गैस को दिखा रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड है, बॉयल कर रहा है, वहाँ पे हीट निकल रहा है, तो यहाँ पे गैस, ये भी नहीं होगा। तो जिस कारण से यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का जो हम लोग का हो जाएगा वो वाटर और आइस हो जाएगा, क्योंकि आइस हमारा सॉलिड में पाया जाएगा और वाटर हम लोग का लिक्विड में होगा। तो वही चीज़ हिंदी में भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल साम्यावस्था का उदाहरण है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और बर्फ़ यही है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में पाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि वाटर H2O लिक्विड, आइस सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है। फॉल्स का बात किया गया, देख लीजिए यहाँ पे। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डेफिनेट वैल्यू होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो डिपेंड तो नहीं करता, सी तो हम लोग का होगा ही नहीं। इफ़ के इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन देन द फॉरवर्ड। इफ़ के इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो एक करके अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि कैटलिस्ट का जहाँ भी बात आएगा तो उसको तो हम लोग नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स ही पूछा है, तो ये तो यहाँ पे डिपेंडेंट बता रहा है, जिस कारण से ये तो हम लोग का नहीं होगा। तो जिस कारण से यही हम लोग का जो है फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो यही हम लोग का सी नंबर राइट आंसर होगा। बाकी सारा यहाँ पे देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे डिपेंडेंट बेसिकली होना चाहिए, लेकिन ठीक है इस हिसाब से अगर यहाँ पे कैटलिस्ट तो हम लोग का जान रहे हैं कि वही हम लोग का जो है फॉल्स स्टेटमेंट जाएगा, क्योंकि बाकी सारा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे वही हिंदी में भी लिखा गया, साम्यावस्था स्थिरांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है, यही हम लोग का है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर तो हम लोग का यही हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये हम लोग का नहीं होगा, मतलब आंसर तो यही होगा, क्योंकि फॉल्स तो यही चीज़ बता रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन 48 नंबर में क्या पूछा गया है कि व्हेन सॉलिड शुगर डिजॉल्व। ठीक है, सॉलिड शुगर जब डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम इज अटेंड बिटवीन। तो पहले तो हम लोग का सॉलिड था, उसको हम लोग डाल रहे हैं किस में, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में डाल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तो हमारा सॉलिड और लिक्विड पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गैस तो कहीं भी बनेगा नहीं। मान लो शुगर जो हमारा है उसको अगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो वो कहीं ना कहीं शुगर सॉल्यूशन बनेगा, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तो उन्हीं, जब भी हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाकर रुकेगा, सॉलिड लिक्विड, जब दोनों जो शुगर का क्रिस्टल था और लिक्विड वहाँ पे जो मिक्स जब होगा तो वहीं पे इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड पे जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो सीधा सिंपल है, क्योंकि सॉलिड पहले से था, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेनली कंसर्न्ड अबाउट, ऑप्शन आपके दिया स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही कहीं ना कहीं लिखा है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो यही है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है, सीधा सिंपल बात है। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि दोनों तरफ ए और बी जब रिवर्सिबल होंगे
तभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इनमें से रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक विशेषता उसका क्या है। इट नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, यहाँ पे होगा इन या बोल सकते हैं इट नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, आगे की तरफ नहीं जाएगा, मतलब जैसे प्रोडक्ट की तरफ वो कंप्लीट नहीं होगा। इट प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड में होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट तो यहाँ पे जहाँ भी बात आए वो तो इन्फ्लुएंस करता ही नहीं है। वही चीज़ें निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती अभिक्रिया की विशेषता है। यह कभी भी बंद कंटेनर में प्रतिस्पर्धा करने की प्रक्रिया नहीं करता, गलत बात है। यह केवल आगे की दिशा में बढ़ता है। यह किसी उत्प्रेरक से प्रभावित हो सकता है, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इट नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए तो नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, तो ये हो सकता है एक तरीके से। बाकी और भी ऑप्शन देखते हैं। इट प्रोसीड ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट, तो ये तो हम लोग का आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, हिंदी में वही सारा चीज़ था, हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इन अ क्लोज्ड कंटेनर में कभी भी रिएक्शन जो है आपका आगे की तरफ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर रिएक्शन मतलब क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मान लीजिए सॉलिड लिक्विड का, बेसिकली लिक्विड और गैस का अगर वहाँ पे चल रहा है तो दोनों के बीच कन्वर्जन होता रहेगा। अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो गैस से फिर वापस वो चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेनर जो है क्लोज्ड है, तो कंप्लीशन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, आपस में एक दूसरे का चेंज होता रहेगा। वही है कि बिकॉज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों वहाँ पे सेम टाइम में ही चलता रहेगा। अगर ओपन रहेगा तब तो वहाँ पे हो सकता था। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से कंटेनर यहाँ पे लिक्विड आपका लिया गया है, ये पूरा का पूरा आपका क्लोज्ड है, एकदम पूरा का पूरा आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगा तो इसके बीच क्या होगा कि इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे जो हमारा गैसियस है फिर ये इसमें आएगा जाएगा, तो यहाँ पे क्या एक ही साथ आपका जो है दोनों यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता रहेगा, जिस कारण से कभी कंप्लीट वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस कारण से हम लोगों को यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इट नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। ठीक है, यह कभी भी बंद कंटेनर प्रतिस्पर्धा करने की प्रक्रिया नहीं करता है। यही आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के हिसाब से है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 में कि अमीन बिहेव एज NH3 कैसा बिहेव करेगा। तो एमीन तो NH3 तो हमारा अमोनिया होता है, RNH2 बेसिकली हम लोग इसको लिखेंगे RNH2। तो RNH2 हम लोग का क्या होगा, लोन पेयर देख सकते हैं, ये डोनेट करेगा, मतलब ये लेविस बेस की तरह कर सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी देख के ही पता चल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा। वही चीज़ है, RNH2 हमारा लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लुईस बेस की तरह। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ भी थोड़ा बहुत डाउट लगे तो उसको एक बार फिर से देखिएगा, और अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन लगा हो तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी हम लोग 5K फैमिली होने वाले हैं, तो इसको जल्दी से आप लोग कीजिए। चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं।